लगातार जनता के बीच में जाकर ये बताया कि किस तरह से जो लोग हैं, जो जन सेवक हैं, उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लगातार जनता के कार्यों के लिए, जनता की भलाई के लिए वो लगातार सक्रिय रहे। जैसा कि मैं रमा बता भी रहा था कि जब शुरुआती राजनीति उन्होंने अपने छात्र जीवन में शुरू की थी, तो उनका जो सिलेक्शन है वो डिप्टी एसपी के लिए भी हुआ था। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि उनके दोस्त ने उनको कहा था कि आपको सर्वेंट बनना है या गवर्नमेंट बनना है। तो उसके बाद कह सकते हैं कि पूरा उनका जो राजनीतिक जीवन है वो पूरा बदल गया और वो पूरी तरीके से जनता के बीच में सक्रिय हो गए और वो डीसीपी की नौकरी उन्होंने ज्वाइन नहीं की और समाज सेवा और जनता की भलाई के लिए वो लगातार काम करते रहे। मंडल कमीशन जिस समय आया था, तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने में भी रामविलास पासवान का एक बड़ा योगदान था कि जो गरीब लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, उनको जो आरक्षण मिले और उनकी सामाजिक उन्नति, उनकी आर्थिक उन्नति बेहतर हो सके, उसके लिए लगातार सक्रिय रहे रामविलास पासवान। बिहार की राजनीति में भी कई तरह के आंदोलन उन्होंने किए। जो पिछड़े लोग थे, दलित लोग थे, जो वंचित लोग थे, कि उनको सामाजिक रूप से किस तरीके से आगे लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर भी एक दशक ऐसा था कि इन लोगों की ना तो कोई आवाज सुनता था और इन लोगों की और ना ही कोई बात सुनता था। तो उन लोगों की बात को आगे लेके जाना, उन लोगों के विकास के लिए काम करना, उनके सामाजिक स्तर को सुधारना, इस तरह के तमाम जो कार्य हैं वो रामविलास पासवान ने करे थे। लेकिन इसके साथ साथ ही एक इंटरेस्टिंग पहलू ये भी है कि उनके जितने भी आंदोलन रहे थे उसमें किसी भी तरह का टकराव नहीं था। हम दूसरे स्टेटों में इस तरह के आंदोलन देखते हैं जहां पर आपको एक तरह का वैमनस्य दिखाई देगा, एक तरह का टकराव दिखाई देगा, लेकिन रामविलास पासवान के लिए ये बिल्कुल अपोजिट था कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो विरोध करते रहे, उसके साथ भी उन्होंने काम किया। जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनकी विचारधारा मिलती थी, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया। उन्होंने कहीं पर भी टकराव सामने नहीं लाने दिया और यही कारण है कि वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे, लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने लगातार काम किया। बिहार के अंदर भी लगातार सब पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वो सक्रिय रहे और उनकी कोशिश हमेशा यही रहती थी कि बिहार के लोगों की भलाई की जा सके, बिहार के उन लोगों के लिए लगातार काम किया जा सके जिनको वास्तव में काम की जरूरत है, जिनको वास्तव में विकास की जरूरत है, जिनको वास्तव में सामाजिक न्याय की जरूरत है। तो इस तरह के जो तमाम कार्य हैं वो रामविलास पासवान अपने जीवन काल में लगातार सक्रिय रहे और यही जो चुनौती है वो चिराग पासवान के सामने भी रहेगी कि चिराग पासवान किस तरीके से अपने पिता के उन कार्यों को, क्योंकि जो छवि पिता की बिहार की जनता के बीच में बनी है या देश के नेताओं के बीच में बनी है, उस छवि को भी बरकरार रखना और उस तरह के कार्यों को भी करना। क्योंकि रामविलास पासवान एक बहुत ही गरीब परिवार से उठकर केंद्र की राजनीति तक पहुंचे थे, तो चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर वो गरीबी नहीं देखी होगी, लेकिन जरूर ये है कि उनके द्वारा जो पैमाने बनाए गए उस पर आगे चलना और ये देखना होगा कि अब चिराग पासवान उस विरासत को कैसे संभालते हैं। Yes, indeed, Neeraj. If we go back in time, to the first time he was made a minister, it was in the VP Singh government in 1989, and he was given the portfolio of labor at that time. And VP Singh's government had come to power on the Mandal politics, and Mandal politics and reservation were the biggest issues, and he was dealing with that portfolio, which was crucial, and it shaped the way one thinks about reservation and those kind of issues. So he's played a significant role in a lot of important, we just talked about the food program a little earlier, now we're talking about labor issues, and he also was railway minister later on in Deve Gowda's government, and then he held the position of steel, mines, coal, these kind of ministries. So he's held a whole range of ministries, and that's why Prime Minister Narendra Modi had thought of him as a person with great experience, and also used his experience in decision making. बिल्कुल मार्क, उन्होंने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ लगातार काम किया है। 6 प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है। निश्चित तौर पर मंडल कमीशन की जो सिफारिशें लागू हुई थी मार्क, उसमें एक बड़ा योगदान था रामविलास पासवान का, क्योंकि जिस तरीके से जो पिछड़े लोग थे, तमाम तरह की जो परेशानियां उनके सामने थी, सामाजिक रूप से निश्चित तौर पर उनको परेशानियां थी, उसके साथ साथ आर्थिक परेशानियां भी उनके सामने थी।
एक बड़ा विरोध पूरे देश में देखने को मिला था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी रामविलास पासवान लगातार सक्रिय रहे, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जो विरोध है वो मंडल कमीशन का देखने को मिला था। लेकिन उसके बावजूद भी रामविलास पासवान लगातार मंत्री के साथ, वीपी सिंह के साथ लगातार इस तरह के सामंजस्य के साथ काम करते रहे ताकि जिन सिफारिशों को लागू करने के लिए उन्होंने काम किया था वो सिफारिशें लागू हो सकें, और उसका नतीजा दिखाई भी दिया। बाद में जो लोग हैं तमाम, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इस बात को स्वीकार किया कि वो जरूरत थी, और उसके बाद तमाम तरह की जो नीतियां हैं वो बनाई गई। तो उसमें एक बड़ा रोल रामविलास पासवान का रहा था। अगर हम रेल मंत्री के तौर पर बात करें तो रेल मंत्री के तौर पर निश्चित तौर पर उन्होंने कई सारी ऐसी परियोजनाओं की शुरुआत बिहार के अंदर की थी जिनको जरूरत थी, क्योंकि बिहार के बहुत सारे इलाके उस समय ऐसे थे जो डिस्कनेक्ट थे रेलवे से। आप समझ सकते हैं कि आजादी के इतने सालों के बाद भी अगर बिहार के कुछ इलाकों में रेलें नहीं पहुंच पाए तो एक बड़ी आबादी उससे इफेक्टेड होती है, और न केवल बड़ी आबादी इफेक्टेड होती है, उससे विकास के कार्य हैं वो भी रुकते हैं, उससे आवागमन रुकता है, इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी रुकती हैं। तो उन सब पर बड़ी तेजी के साथ रामविलास पासवान ने काम किया था, और खासतौर से जिस समय संचार मंत्री रहे थे तो उस समय भी आप समझ सकते हैं कि एक दौर ऐसा था कि आपको टेलीफोन लगवाने के लिए किसी मिनिस्टर की या किसी बहुत बड़े अधिकारी की सिफारिश लगवानी पड़ती थी। उस दौर में रामविलास पासवान ने बिहार के लोगों के लिए, बिहार के जो आम लोग हैं उनके लिए जो टेलीफोन लाइन है वो उनके घर तक पहुंचवा दी। तो ये तमाम तरह के जो सुधार हैं, तमाम तरह के जो कार्य हैं वो रामविलास पासवान ने किए थे। और अब खासतौर से कोरोना काल में भी देखे हैं, प्रधानमंत्री जिस तरह से उनके ऊपर उन्होंने पूरा विश्वास जताया था रामविलास पासवान के ऊपर, और एक बड़ा अनुभव रामविलास पासवान के पास रहा है, क्योंकि उससे पहले कई प्रधानमंत्रियों के साथ वो लगातार काम कर चुके हैं, और उस काम को उन्होंने डिलीवर करके दिखाया भी। कोरोना काल में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब बड़ी आबादी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही थी, एक बड़ी आबादी जो तमाम तरह की उसे परेशानियां सामने आ रही थी, तो उन परेशानियों के बीच और उस चैलेंज के बीच, कोरोना चैलेंज के बीच, उन्होंने उन योजनाओं को न केवल लागू किया बल्कि उसका लाभ आम लोग हैं उन तक पहुंचा। और यही कारण है कि एक बड़ी अफरा तफरी को बहुत ही सामान्य तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या में एक आबादी थी जो कोरोना काल में इधर से उधर मूव हो रही थी, और उसके खाद्यान्न की एक समस्या थी। लेकिन मोदी सरकार ने जो वन कार्ड और वन नेशन जिस योजना को, महत्वाकांक्षी योजना को उन्होंने शुरू किया, उसको एक कह सकते हैं कि अमली जामा पहनाने के लिए जो कमान सौंपी वो रामविलास पासवान के ऊपर कमान थी, और रामविलास पासवान उस परीक्षा में खरे उतरे। और यही कारण है कि एक बड़ी आबादी को राहत भी पहुंची, और वो राहत आज भी लगातार मिल रही है। चाहे हम पीडीएस सिस्टम की बात करें, चाहे बायोमेट्रिक सिस्टम उसमें लागू करना हो, जो करप्शन है उसे खत्म करना हो, तो ये तमाम तरह के जो सुधारात्मक कार्य हैं वो रामविलास पासवान लगातार अपने जीवन काल में करते रहे। बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से आपने परीक्षा की बात की है, तो अगर उनका सफ़र देखते हैं, राजनीतिक सफ़र देखें या फिर अन्य सामाजिक कार्य देखें, तो कहीं ना कहीं बहुत से रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज किया गया है, जब 1977 में जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रिकॉर्ड मतों से हाजीपुर लोकसभा सीट उन्होंने उस पर जीत हासिल की। लेकिन ये तो एक बात हुई नीरज, अगर हम पूरा ही कार्यकाल देखते हैं, 2 दशकों का अगर देखते हैं, तो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी कैबिनेट में सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन रामविलास पासवान अप्रासंगिक कभी नहीं रहे। ये कितना बड़ा रिकॉर्ड? देखिए, बिल्कुल ये बताता है कि रामविलास पासवान का कद किस तरह का था। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो हमेशा चाहते थे कि रामविलास पासवान उनके पास रहें, रामविलास पासवान उनके साथ रहें, क्योंकि उनके पास एक अनुभव था। वो एक ऐसे नेता थे जो हमेशा से आम लोगों के लिए काम करते थे, और जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो मास लीडर हैं, वो हमेशा से चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि मास लीडर अगर उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर न केवल ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनका भला किया जा सकता है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टियों के अंदर भी एक इमेज भी बनती है कि आप बड़ी संख्या में हर समुदाय के जो लोग हैं, हर समुदाय के जो नेता हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। तो ये मैसेज जाता है कि देश सभी तरह के लोगों से बना हुआ है। जो देश में जो हमें विविधता है वो पॉलिटिकल पार्टियों में भी रमा दिखाई देती है, और उस पॉलिटिकल पार्टी की विविधता को अगर एक जगह रखकर
अगर उसका डिलीवर हम करें तो निश्चित तौर पर उसके जो परिणाम है वो बेहतर दिखाई देते हैं। और यही कारण है कि रामविलास पासवान हमेशा से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के चहेते रहे, उनके साथ रहे, लगातार तमाम मंत्रालय उन्होंने संभाला। एक बड़ा राजनीतिक अनुभव था। देश में कई बार जब तमाम तरह की परेशानियां आई, खासतौर से बिहार की राजनीति को लेकर, तो रामविलास पासवान का एक बड़ा रोल रहा। और यही कारण है कि वो जो संकट है वो न केवल सुलझा बल्कि उसको बहुत बेहतर तरीके से हैंडल भी किया गया। और यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लिए रामविलास पासवान एक योग्य कह सकते हैं कि हम एक व्यक्ति रहे थे। और यही कारण है कि हर पार्टी उनको लेना चाहती थी। और आज जो बड़ी संख्या में रमा जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, तो ये बताता है कि रामविलास पासवान की जो छवि है वो सिर्फ एक वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं थी। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं वो उनसे प्रभावित रहते थे। तमाम जो दूसरे विचारधारा के जो लोग हैं, चाहे वो बिहार की जनता के जो आम लोग हैं, जो बिहार की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े लोग आम लोग हैं, वो उनमें एक कह सकते हैं कि ऐसा मृदभाषी नेता देखते थे जो हमेशा से सक्रिय रहता था, जो हमेशा से काम करना चाहता था। तमाम जो लोग हैं उनके दरवाजे उनके लिए हमेशा से खुले रहे। और यही कारण है कि आज हजारों लाखों की संख्या में जो आपको जन सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो ये बताता है कि रामविलास पासवान की जो राजनीति है वो किस तरह की राजनीति रही है, किस तरह के लोगों को वो आगे लेके जाना चाहते थे। तो उनके दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी कि जो बिहार के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए, जो आम लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाए। और ये जन सैलाब उन्हीं की विचारधारा की परिणति दिखाई दे रही है। So we are getting some better, clearer visuals now because we were, interrupted by large crowds earlier, but now we're getting more clear visuals. This is from Janardar Ghat in Patna, in Digha in Patna, as we can see on our screens, and we can see the last rites will be performed here. पटना के दीघा घाट के दृश्य जहां पर अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है और जो वहां आमजन है उसका हुजूम वहां पर मौजूद है और तमाम दलों के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। अंतिम श्रद्धांजलि रामविलास पासवान को उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर जमा लोग जो कि अंतिम क्षणों तक अपनी यादों में इन क्षणों को कैद कर लेना चाहते हैं। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में आम जनमानस जो अपने प्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि वहां पर दे रहा है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो इन दृश्यों को दिखा रहे हैं और जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। नीरज, आप जो उनके व्यक्तित्व की खासियत बता रहे थे, जिस तरह से हम भी लगातार बात कर रहे हैं, एक उपलब्धियों भरा जो है हम कह सकते हैं कि उनका पूरा कार्यकाल और जिस तरह से आम लोगों का प्यार, समर्थन और स्नेह और उसके लिए एक कड़ा संघर्ष जिसे कह सकते हैं कि एक कड़ा भक्तिभाव जब हम कार्य के समर्पण के प्रति कहते हैं, क्योंकि विभिन्न योजनाओं की जब हम बात करते हैं, चाहे पीटीएस सिस्टम की बात हो, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे अन्य जगहों पर विभिन्न जो उपलब्धिपूर्ण कार्य हैं उनकी बात हो, और सबसे बड़ी बात कि जो तमाम दल के नेता हैं उनके साथ उनका कोई विरोध नहीं था और विरले ऐसा नेता होते हैं जिन्हें राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। तो किस तरह की ये विशेष जिसे हम कह सकते हैं उपलब्धि और उनके जो व्यक्तित्व की खासियत? देखिए, बिल्कुल ये खासियत रही थी रामविलास पासवान की और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को साथ लेकर बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए वो हमेशा काम करना चाहते थे। उनका राजनीतिक जो शुरुआत है वो निश्चित तौर पर एक संघर्ष भरी राजनीतिक शुरुआत रही थी और तमाम मुश्किलों का उन्होंने सामना भी किया था, क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम परिवार से नहीं आते थे रामविलास पासवान। उनकी जब पहला उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उसके लिए भी जो गांव के लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। किस तरह की स्थिति रही होगी आप इससे समझ सकते हैं कि उनका जो प्रारंभिक जीवन है, जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे तो दो नदियां होती थी, उनको क्रॉस करके कई किलोमीटर पैदल रास्ता तय करते थे। तो ये बेसिकली बताता है कि रामविलास पासवान के जो कार्य हैं वो ये बताता है कि उन्होंने गरीबी को जिया है, उन्होंने उन परेशानियों को देखा है, उन्होंने उन समस्याओं को समझा है कि जो ग्रास रूट पे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने इस तरह के कार्य किए
ताकि उसका जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को मिले। जैसा मैं कुछ एग्जाम्पल आपको रमा बता भी रहा था कि खगड़िया में जिस समय रेल मंत्री रहे थे तो उन्होंने खगड़िया जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में तब्दील किया था। तो जब मॉडल रेलवे स्टेशन तब्दील हुआ तो विकास के तमाम तरह के वहाँ पर कार्य शुरू हुए। जब विकास के वहाँ पर तमाम तरह के कार्य शुरू हुए तो जो रेल लाइनें, जो रेल पहले वहाँ रुकती नहीं थी, वो रेलें वहाँ पर रुकने लगी। उसके लिए आसपास के जो जिले के लोग थे उनको तमाम तरह की जो असुविधा पहले होती थी वो सुविधा होने लगी। विकास के जो कार्य हैं वो तेज होने लगे, कनेक्टिविटी तेज होने लगी। खगड़िया के अंदर ही जिस समय जब संचार मंत्री थे तो उन्होंने बीएसएनएल के जिला स्तर पर जो कार्यालय हैं वो खुलवाए। जब उन कार्यालयों को वहां पर खोला गया तो वहां पर कनेक्टिविटी की स्थिति वो बेहतर हुई। इसके अलावा टेलीफोन लाइनें लोगों के घरों में पहुंचने लगी, वहां पर बड़ी संख्या में रोजगार जनरेट हुआ। तो इस तरह के जो कार्य हैं वो रामविलास पासवान हमेशा से जो बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है उसके बीच में करते रहे थे। और यही कारण है कि इस तरह की सुखरेखी उनकी हमेशा से रही थी पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं उनके साथ सामंजस्य बनाकर वो चलते थे और कोशिश उनकी यही रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्य हैं वो बिहार के लोगों के लिए किए जा सकें। और इस समय अगर आप इन दृश्यों को देखें तो पूरा जो परिवार है वो गमगीन है। तमाम जो मंत्री रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय यहाँ मौजूद हैं, मंत्री अश्विनी चौबे यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय परिवार और रिश्तेदार ये तमाम लोग उनके अंतिम दर्शन करते हुए और कुछ ही देर के बाद रमा उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और एक ऐसा नेता जो अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसकी यादें, उसकी विचारधारा हमेशा से ही बिहार के लोगों के बीच में रहेंगी, देश के लोगों के बीच में रहेंगी और ये बताती रहेंगी, ये दर्शाती रहेंगी कि इस तरह के जो कार्य हैं वो हमारे नेताओं को करने हैं ताकि उसका जो लाभ है ज्यादा से ज्यादा आम जनता को मिल सके, उस आम जनता को मिल सके जिसको आज वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल नीरज, यही जिस कार्यशैली की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, लगातार इस बात को जो है आपसे पहले भी हमने डिस्कस किया और आपने बताया कि किस तरह से एक बड़ा शून्य केंद्र की राजनीति में, और अगर हम बिहार की राजनीति में कहें तो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य भी काफ़ी प्रभावित लगता है। वहाँ पर भी एक बड़ी अगर उनकी राजनीतिक विरासत की बात कही जाए तो किस तरह का एक खालीपन देखते हैं? देखिए बिल्कुल खालीपन है रमा। अगर हम देखें कि जेपी आंदोलन से ये बिहार के तमाम बड़े जो नेता हैं वो निकले हैं, चाहे हम रामविलास पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें और लालू प्रसाद यादव की बात करें। इसके अलावा जेपी आंदोलन ने इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों में ही एक बड़ा बदलाव किया था और उस आंदोलन से निकले इन नेताओं ने बिहार की राजनीति में भी बड़ा बदलाव किया। इसके अलावा देश की राजनीति में भी ये सक्रिय रहे। अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में जेपी आंदोलन के जो वरिष्ठ नेता हैं अब वो धीरे धीरे उस तरह से कह सकते हैं कि सक्रिय नहीं है अगर नीतीश कुमार को छोड़ दें तो उसके अलावा। तो अब एक जो नई पीढ़ी है जो खासतौर से युवा पीढ़ी है बिहार की राजनीति में, जो इस समय आगे लेके जा रही है अपने पुराने अपने जो परिवार की विरासत है उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो उनके सामने ये चुनौती हो। और यही चुनौती का जिक्र हम रमा कर रहे थे चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान के सामने ये चुनौती है कि जो अपने पिता की जो विचारधारा है उसको कैसे उनको आगे लेके जाना है, उस विचारधारा को किस तरीके से बना के रखना है कि जिस विचारधारा को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने स्वीकार किया, बिहार के तमाम जो लोग हैं उन्होंने स्वीकार किया, देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने स्वीकार किया। और यही कारण है कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करना ये आसान उपलब्धि नहीं है। अगर आप दूसरे किसी नेता को देखें जो एक स्टेट से उठकर नेता और राष्ट्र की राजनीति में आया हो और ऐसे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हो, तो ऐसे कम नेता आपको रमा देखने को मिलेंगे। तो ये बताता है कि रामविलास पासवान का कितना बड़ा कद था, रामविलास पासवान की राजनीति कितने स्तर पर थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं वो हमेशा रामविलास पासवान के साथ काम करना चाहते थे, उनको अपने साथ रखना चाहते थे। तो यही चुनौती अब इस जो भावी पीढ़ी है, जो चिराग पासवान जिस राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं, उनके सामने भी होगी कि पिता के आदर्शों पर भी है, पिता की विचारधारा पर भी चलना है, लेकिन उस विचारधारा में टकराव नहीं होना चाहिए, उस विचारधारा में ठहराव नहीं होना चाहिए, वो विचारधारा चलती रहनी चाहिए।
और जो विकास के और जो आम लोगों के कार्य हैं वो हमेशा होते रहने चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी या देश की कोई भी राजनीतिक दशा और दिशा हो। Neeraj, we can probably talk a little bit about the significance of what is happening so that, you know, people who are watching it can understand about the traditions that are involved and the occasion. We are now at the Janardhan Ghat, Patna in Digha. This is a ghat on the Ganga River. Can you tell us, you know, a little bit, put it into context for us, the history as well as the cultural significance of this place? ठीक है, बिल्कुल। अगर हम जनार्दन घाट की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार को किया जा रहा है और तमाम तरह की जो पारंपरिक जो कल्चर उनके परिवार में रहा है उसको पूरा फॉलो किया जा रहा है। और यहाँ पर जब वो पहुंचे हैं तो बाकायदा जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो तमाम तरह के जो संस्कार किए जाते हैं, जिस समय अंतिम संस्कार किसी व्यक्ति का किया जाता है तो उन प्रोटोकॉल और उन पारिवारिक मान्यताओं को यहाँ पर पालन किया गया है और उसी के दिशा निर्देश पर यहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर हम कल्चरल रूप से भी देखें कि राजनीतिक और कल्चरल इस दोनों रूपों में भी देखें तो रामविलास पासवान का एक कल्चरल लगाव इस तरह का रहा है बिहार के लोगों से, बिहार के कल्चर से, बिहार की राजनीति से, वो उनकी राजनीति में दिखाई भी देता है। क्योंकि जिस समय वो केंद्र में मंत्री थे लगातार वो बिहार के लोगों से, बिहार के जो आम लोग हैं उनके साथ टच में रहते थे। कल्चरल रूप से बिहार की जो संस्कृति उसको आगे ले जाने के लिए भी उन्होंने लगातार काम किया। देश के अंदर तमाम जो बड़े जो नाम हैं जो कल्चरल रूप से परफॉर्म करते हैं, बिहार की संस्कृति को पेश करते हैं, तो उसमें भी रामविलास पासवान ने एक बड़ा योगदान दिया था। उनको एक मंच दिया था, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया था ताकि कल्चरल रूप से भी यहाँ के लोग निकलकर देश के अंदर दिखा सकें कि बिहार में किस तरह का कल्चर है, बिहार में किस तरह के लोग हैं, बिहार में किस तरह की संस्कृति है। और आप देखते होंगे कि आज अगर हम ग्लोबल रूप से देखें, रमा भी हमारे साथ मौजूद है कि लिट्टी चोखा आज एक ग्लोबल डिश बन चुकी है और प्रधानमंत्री खुद लिट्टी चोखे के बहुत बड़े शौकीन रहे हैं। आपको पता होगा कि एक बार जब एक एग्जीबिशन लगा था रमा वहाँ पर इंडिया गेट के पास, तो प्रधानमंत्री अचानक से उस एग्जीबिशन में पहुंचे और बिहार में जो लिट्टी चोखे की जो स्टॉल थी, प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते हैं और बिहार का लिट्टी चोखा है उसको खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का सांस्कृतिक रूप से देश के अंदर तमाम जो चीजें हैं उनको सामने लेके आना और उन चीजों को बिहार से निकालकर देश के प्लेटफॉर्म पर रखना, तो ये बड़ी उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री का जाना और लिट्टी चोखा खाना तो ये बताता है कि बिहार की ये डिश है वो ग्लोबल रूप से कितनी फेमस है। क्योंकि प्रधानमंत्री जिस समय लिट्टी चोखा खा रहे थे उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर लोग लिट्टी चोखा खाते हुए अपनी जो फोटो है, अपने जो सेल्फी है वो भी पेश कर रहे थे। तो ये बता रहे थे कि उनको भी बड़ा प्यार है बिहार के लिट्टी चोखे से। दूसरी अगर हम राजनीतिक रूप से देखें मार्ग, निश्चित तौर पर जिस तरह की राजनीति रामविलास पासवान ने शुरू की है वो आसान नहीं था। छात्र आंदोलन से उन्होंने शुरू किया, आपातकाल में जेल गए, आपातकाल के दौरान भी लगातार जो लोग हैं वो सक्रिय रहे लोगों के बीच में ताकि उनकी भलाई के लिए काम किया जा सके। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए लगातार कार्य करते रहे, बिहार के विकास के लिए लगातार सक्रिय रहे, चाहे रेल की परियोजनाओं की बात हो, चाहे संचार की तमाम परियोजनाओं की बात हो, वो लगातार सक्रिय रहे। आजकल के कई आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जो नेता हैं उनको या तो पॉलिटिकल जो विरासत है वो हासिल होती है। तो इस तरह की जो जमीनी कह सकते हैं कि जो जमीनी रूप से जो काम करना है वो बहुत कम नेताओं को मिलता है। तो रामविलास पासवान ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े रहे थे और तमाम जो पत्रकार हैं, जो हमने कल तमाम पत्रकारों से बात की थी, जब भी वो पटना पहुंचते थे तो यहाँ के जो पत्रकार हैं उनको बुलाते थे और उनके साथ न केवल घंटों बैठक करते थे बल्कि उनके साथ बैठकर ही खाना खाते थे। तो खाने के भी बड़े शौकीन थे और उनको कई तरह की जो डिश है वो पसंद थी। लिट्टी चोखा की बात करें और मछली, ये खाना रामविलास पासवान को बड़ा पसंद था और जो भी पत्रकार उनसे मिलने पहुंचते थे, जिन भी पत्रकारों को वो इनवाइट करते थे तो उनके साथ बैठकर ही खाना खाते थे। तो ये बताता है कि वो व्यक्ति जमीनी स्तर पर किस तरह से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आम लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, क्योंकि पत्रकार कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो जनता की समस्याओं को हमेशा
उठाती रही है और जनता की समस्याओं को रामविलास पासवान तक वो जो पत्रकार कम्युनिटी है वो पहुंचाती थी। तो निश्चित तौर पर उनकी लगातार उनका जो संवाद है वो बना रहता था और उसके बाद ही तमाम तरह के वो कार्य लोगों के लिए करते थे। तो ये बताता है कि सांस्कृतिक रूप से उन्होंने बिहार के लिए कितना किया, राजनीतिक रूप से उन्होंने बिहार के लिए कितना किया और उसका जो असर है वो आम लोगों तक दिखाई दे रहा है। और ये हजारों लाखों की संख्या में जो आप जनसैलाब देख रहे हैं वो यही बताता है कि उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों को किस तरह से किया है और जो जनसैलाब उनके अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर। Yes, indeed. Since we are talking about his legacy, Neeraj, one of the important aspects that comes to mind is that, you know, he has risen to prominence, or he's played a very prominent role, especially during coalition politics, because when, you know, when one party was not strong enough, you know, then the smaller parties played a significant role. And as a result of that, we could see that, you know, he played a very significant role in all coalition governments. How do you see that, you know, coalition politics and the role of Ramvilas Paswan? We seem to have lost our contact with. देखिए बिल्कुल मार्क आप सही कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था कि जब जो क्षेत्रीय दल थे उनकी जो भूमिका है इतनी ज्यादा भूमिका नहीं थी और देश के अंदर जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी उन्हीं का दबदबा था। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर इन पार्टियों ने अपने आप को इतना मजबूत किया कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां थी वो इस बात को कह सकते हैं कि मानने के लिए मजबूर हुई कि बिना क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर हम देश का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो तमाम राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां रही हैं उनकी एक अलग सोच होती थी, उनकी एक अलग दिशा होती थी, लेकिन क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टियां थी वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए वो लगातार सक्रिय रहेगी। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि गठबंधन का एक दौर आया था, वाजपेयी सरकार में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन हुआ और ये गठबंधन इस बात को भी दिखाता था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहती है, देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों के समुदाय के लिए विकास पे काम करना चाहती है। तो ये दौर शुरू हुआ और ये दौर लगातार जारी है और हम कह सकते हैं कि अगर आप सभी को साथ में लेकर चलते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को साथ में रखकर आप विकास के कार्य करते हैं तो उसकी जो परिणति है वो ज्यादा दिखाई देती है, उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि आप एक बड़े समुदाय को कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, एक बड़े समुदाय के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और यही कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियों ने एक अपनी बड़ी भूमिका बनाई और आज बिना क्षेत्रीय पार्टियों के हमको नहीं लगता कि राजनीतिक स्तर पर अगर हम देश में राजनीतिक स्तर पर देखें तो बिना उनकी अपेक्षा किए या बिना उनको शामिल किए एक बड़े वर्ग का लाभ या बड़े वर्ग का हम काम कर सकते हैं। यही कारण है कि आज की क्षेत्रीय पार्टियों की एक अपनी इम्पोर्टेंस बनी हुई है। हालांकि पिछले अगर हम चुनाव में देखें 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह से लोकप्रियता रही है पूरे देश भर में और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजय हासिल की है, तो उस समय जरूर लगा था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उतनी बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन क्षेत्रीय पार्टियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया, उन क्षेत्रीय पार्टियों को साथ लेकर चले और उनका भी यही मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनके लिए काम किया जा सके। पॉलिटिकल रूप से जो पार्टियां ज्यादा सक्रिय हैं उनको साथ लेकर आम लोग हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके। तो इस तरह की जो सोच और इस तरह की विचारधारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और यही कारण है आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनका मत उतना नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में उनको स्थान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी जिम्मेदारियां दी ताकि वो विकास कर सकें, लोगों के लिए काम कर सकें। बिल्कुल नीरज, एक और महत्वपूर्ण बात अगर उनकी शख्सियत की करें, जिस तरह से उन्हें एक पीड़ित, वंचित और शोषित वर्ग के एक सशक्त चेहरे के रूप में, उसे मजबूत करने के पुरोधा के रूप में देखा गया, लेकिन अगर पूरा उनका कार्यकाल देखते हैं, विभिन्न उनके जो निर्णय हैं वो देखते हैं, तो उसे देखकर ये भी लगता है कि एक सामान्य न्याय की व्यवस्था उसमें वो विश्वास रखते थे। बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण उदाहरण तब आ जाता है जब उन्होंने
जो सामान्य वर्ग हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग के 10% आरक्षण की पुरजोर वकालत की, बेहद ज़रूरी बताया। और जो इसके बारे में कुतर्क हो रहे थे उनके बारे में ये कहा कि ये सिर्फ राजनीति है, जब किसी से कुछ छीना नहीं जा रहा है तो इसका विरोध क्यों किया जाए, और इस तरह की जो राजनीति करने वाले दल थे उन्हें लताड़ा भी। देखिए, बिल्कुल आपने बड़ा सही सवाल किया रमा। अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा था कि रामविलास पासवान की इस तरह की राजनीति रही है, इस तरह की उदार राजनीति रही है, जो सभी के साथ कह सकते हैं कि तारतम्य में बैठा के आगे चलने वाली रही है। और ऐसा नहीं है कि जो वंचित तबके के लोग हैं, जो दलित वर्ग के जो लोग हैं, आर्थिक रूप से वो ही केवल विपन्न है। तमाम दूसरे जो वर्गों के लोग हैं वो भी आर्थिक रूप से परेशान हैं। तमाम जो राजनीतिक और सामाजिक जो सिनेरियो है वो देश का चेंज हुआ है, भौगोलिक रूप से भी बहुत सारे जो बदलाव हैं वो हुए हैं। तो उस स्थिति में 10% आरक्षण जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनके लिए करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी कह सकते हैं कि पहल थी, और एक ऐसी पहल थी जिसका तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने स्वागत भी किया था। हालांकि राजनीतिक मजबूरी जरूर रही होगी पॉलिटिकल पार्टियों की, लेकिन जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि जो टकराव, विचारधारा का जो टकराव वो राज्य के दूसरे राज्यों में देखने को मिलता था, वो रामविलास पासवान में नहीं देखने को मिलता था। तमाम जो दलित राजनीति करने वाले जो लोग हैं वो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का विरोध किया था। लेकिन अगर आप रामविलास पासवान को करें, बड़े दलित नेता हैं, उत्तर भारत में एक बड़े दलित नेता के तौर पर स्थापित हैं, लेकिन उन्होंने इसकी वकालत की, और उसकी वकालत करने के साथ उन्होंने तमाम तरह के तर्क भी सामने रखे। उन्होंने ये बताया था कि ये जो वर्ग है वो वास्तव में आर्थिक रूप से परेशान है, इस वर्ग को वास्तव में आर्थिक रूप से 10% आरक्षण की जरूरत है। और अगर हम देश का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, हम देश के सभी लोगों को एक साथ आगे लेके जाना चाहते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ विश्वास करना चाहते हैं, तो जरूरी है इस देश के हर वर्ग को, इस देश के हर समुदाय को जो आर्थिक रूप से परेशान है उसकी भलाई की जा सके। और यही कारण है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना की न केवल सराहना की, बल्कि हर मंच पे उसकी सराहना करते हुए उन तर्कों को भी सामने रखा विरोधियों के सामने, जो लगातार विरोध कर रहे थे कि इस तरह की जो योजना है वो क्यों लेके आई गई। और यही कारण है कि आज अगर आप देखें तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में सामने निकल कर आए। बिहार के अंदर देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर देखें, झारखंड के अंदर देखें, राजस्थान के अंदर देखें, तो उन बड़े लोगों ने बड़े पैमाने पर स्वागत किया कि वास्तव में विपन्न थे, वास्तव में आर्थिक रूप से कमजोर थे, और आज कम से कम वो उनकी जो दशा है वो धीरे धीरे बदल रही है। वो सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, वो आर्थिक रूप से उनका जो उत्थान हो रहा है। क्योंकि जब आप संपूर्ण भारत के विकास की बात करते हैं, आप जब संपूर्ण समुदाय के विकास की बात करते हैं, तो आप केवल कुछ समुदाय को आगे लेके नहीं जा सकते, संपूर्ण समुदाय की बात आपको करनी पड़ेगी। Yes, indeed, and we can see that leaders from cutting across party lines coming to pay their last respects to the mortal remains of Sri Ramvilas Paswan. And we are at the, we've been covering this for quite some time, and we've been giving you visuals, talking to you about Ramvilas Paswan's huge contribution over the last 50 years to Indian politics, not only related to Bihar but also to the national politics, to the understanding of how coalition politics works, the various portfolios he's held, the 6 prime ministers he's worked under, and brought to the table a vast experience. And Neeraj is continuing to join us. And Neeraj, we saw a number of union ministers also there present. मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। नायब वजीर आला जनाब सुशील कुमार मोदी। इनको बीट चाहिए ना भाई। भैया थोड़ा कैमरा यहाँ लगाओ। So we can see this is the Deputy Chief Minister Sushil Kumar Modi
paying his last respects. माननीय मंत्री जी की ओर से माननीय केंद्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद माल्यार्पण करने के लिए पधार रहे हैं। भारत के आजादी वर्षों Shri Ravi Shankar Prasad केंद्रीय श्री रविशंकर प्रसाद now pay his last respects as well. Minister for Communications, IT, Law and Justice in the current government led by Prime Minister Narendra Modi. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दिवंगत रामविलास पासवान को अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए। But earlier we had also seen Mr. Giriraj Singh, also Minister for माननीय Animal Husbandry, मुख्यमंत्री and also Mr. श्री Ramdas नीतीश कुमार Athalye, Minister of State for Social Justice and Empowerment, also pay their last respects. Chief Minister Nitish Kumar now being duly escorted. In keeping with the solemnity of the occasion, the Chief Minister of the state paying his last respects to one of his हेलो माननीय political मुख्यमंत्री colleagues श्री from many, नीतीश many कुमार years. अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर हेलो 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 आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं जहां पर दिवंगत रामविलास पासवान जिन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, और इन दृश्यों में आप देख सकते हैं उनके परिवारजनों के साथ शोक संतप्त वहां का आमजन और तमाम केंद्रीय मंत्री और बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं जो उन्हें याद कर रहे हैं। और मार्ग जिस तरह से You can see his लगातार son, एक Chirag लंबा Paswan. One feels very sorry for him at this time to go through these emotions. He has broken down quite a few times in the last few days, but he has to hold himself together. He is now leading the party of his father. And we can see that the contribution of Ramvilas Paswan will always be remembered, because it's not a contribution of just a few years, it's a contribution of 50 years in politics. And and he has come from what one would call as humble backgrounds. He represented disadvantaged sections for the longest time, for over 50 years. He took them along in his politics, and as Rama was saying, he came into his own in that election in 1977, winning from Hajipur for the first time by record margin, a world record margin at the time of 4,25,000 votes. And he continued to better that record actually until it was finally broken later on. But he used to win by huge margins, and it was in 1984 that he did not get elected. That was after the time after Indira Gandhi's assassination, and very few other parties except the Congress were elected to Parliament. And one would think that he's only lost 2 elections, the other one in 2009. So he has won all the time, very, very popular leader amongst the masses in a career of 50 years in politics. And it also depended on the people he was aligning with, because he understood political winds very well. He was able to align with the parties that seemed to be carrying the fortunes of the people with them. And that, in fact, many people thought that, it was his acumen, his political acumen, that showed us that he had that understanding of politics. He had a foresight
about which party would be in power. बिल्कुल पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, शोक संतप्त परिवार के साथ तमाम वहाँ का आमजन और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री और तमाम बड़े नेता विभिन्न दलों के मौजूद हैं, जो कि दिवंगत रामविलास पासवान को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जिस तरह से उनका पूरा राजनीतिक सफ़र रहा, जिस तरह से पूरी जिसे कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय व्यवस्था के प्रति एक लड़ाई, एक संघर्ष उसके पुरोधा बने रहे, सिर्फ दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के नहीं बल्कि हर वर्ग में जो एक कमज़ोर तबका होता है उसके एक सहायता के लिए, उसकी मजबूती के लिए लगातार एक आवाज़ उठाने वाली शख्सियत पूरे देश में शोक की लहर है। और सभी आज उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीधे दृश्य देख रहे हैं आप पटना के दीघा के जनार्दन घाट से, जहां पर अंतिम विदाई दी जा रही है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप ये सीधे दृश्य देख रहे हैं और तमाम जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं दृश्यों में दिखाई दे रहा है। ये दृश्य अपने आप कह रहे हैं कि इन क्षणों को संजो कर रख लेना चाहते हैं अपनी यादों में, अपने जहन में, अपने दिल में। उनकी याद, उनके कार्यों की याद जो उन्होंने समाज के लिए किया, जो उन्होंने आमजन के लिए किया। और जिस तरह से राजनीति में लगातार हम बता रहे हैं कि सामाजिक न्याय की एक नई मिसाल को कायम किया, और जिस तरह से राजनीति में मार्क प्रशासनिक सेवा में भी थे, लेकिन प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि समाज के लिए एक काम करने का जज्बा पूरी पावर में रहते हुए, और लगातार जिस तरह से 50 से 5 दशक से ज़्यादा की राजनीति और 2 दशक से ज़्यादा की राजनीति में लगातार केंद्रीय मंत्री के पद पर बने रहना, कभी भी जो उनका पद है, जो उनकी शख्सियत है, वो अप्रासंगिक नहीं रही और बेहद महत्वपूर्ण फैसले रहे विभिन्न केंद्र सरकारों के, और उसमें वो शामिल रहे। न केवल शामिल रहे बल्कि जो योजनाएं हैं उन्हें अंतिम परिणति तक पहुंचाना, उनका कार्यान्वयन करना, और हाशिए पर खड़ा जो व्यक्ति है उसे उसका लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना, ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। और महत्वपूर्ण ये भी रहा कि तमाम दलों के साथ रहते हुए, तमाम दलों की सरकारों में रहते हुए कभी भी जो मतभेद है उसकी स्थिति न आने देना, राजनीति का अजात शत्रु बन जाना जो कि विरले लोगों के नाम हासिल होता है, ये बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि। और उसी उपलब्धि के प्रति आप देख सकते हैं ये स्नेह, ये लगाव, जो लोगों का हुजूम शोक संतप्त परिवार के साथ वहाँ पर उमड़ा हुआ है। पार्टी लाइन से इतर वहाँ पर राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कार्यकाल को याद कर रहे हैं। एक लंबी राजनीतिक विरासत जो कि अब जिसमें एक बड़ा शून्य भी दिखाई दे रहा है, किस तरह से एक जो आधार है वो मजबूत किया था क्षेत्रीय पार्टी का या गठबंधन की राजनीति का, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसे जो है आगे ले जाने का श्रेय उन्हें जाता है। और श्रेय इस बात का भी जाता है कि किस तरह से जो आम जन की लड़ाई है उसे शीर्ष तक पहुंचाया जाए और उसे जो है उसका जो अधिकार है वो हासिल किया जाए, वो साफ तौर पर दिखाई देता है। यहाँ पर जो लोग हैं उनके भाव आप देख सकते हैं, उनका स्नेह आप देख सकते हैं, और जिस तरह से अपनी नम आँखों को रोक नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर लोग याद कर रहे हैं और अंतिम क्षणों तक साथ रहना चाहते हैं। न केवल साथ रहना चाहते हैं बल्कि उन्हें संजो लेना चाहते हैं। ये दिवंगत रामविलास पासवान के जीवन की उपलब्धियों की एक बड़ी मिसाल जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। Yes, indeed, and we can also remember that he has been a leader who has
Yes, indeed. So we were saying that his politics in Bihar also, one has to look at it in the context of both Nitish Kumar as well as Lalu Prasad, and they were in a sense rivals. But we can see that how Nitish Kumar and Ramvilas Paswan had great respect for one another, and we saw that in Nitish Kumar just a little while earlier. But to see that they are carving places for themselves in the same kind of the political atmosphere, they are targeting the same kind of core constituencies, and that was one would make them rivals, but you can see that that has not actually happened. There is mutual respect, and that is the kind of politics that लोगों की, समर्थकों की, और निवास स्थान से आज करीब 2 बजे, 1:30 से 2 बजे के बीच इनकी शव यात्रा दीघा घाट के लिए रवाना हुई। उसमें भी इनके समर्थकों को, लोगों का बड़ा हुजूम रहा। इस समय आप जो दृश्य देख रहे हैं ये दीघा घाट के ही देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, नीरज सिंह। नीरज, ये तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है कि जिस बड़ी संख्या में इनके समर्थक, रामविलास पासवान की चाहने वाले, तमाम उस समुदाय के लोग मौजूद हैं, और वहाँ मौजूद सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी लोगों को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। एक संयम बरतने में भी लोगों के साथ। कोविड का दौर है, हम जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में अनलॉक के दौरान हमने देखा कि इस तरह के जो क्रिमेशन के समय में जो दिशा निर्देश पहले थे उनमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, और यहाँ पे भी कई तरह के एहतियात बरते गए थे। इस पर और जानकारी आपसे। देखिए, बिल्कुल थोड़ी बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ रही ऋतु, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ के पुलिस प्रशासन के लोग हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। पुलिस और प्रशासन के लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के लोग भी लगातार इस बात की अपील करते रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग पालन करें और तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनका भी पालन करें। लेकिन जिस तरह का जन सैलाब आप देख रही हैं ऋतु, कि कितनी जो मुश्किल है वो यहाँ पर प्रशासन को सामने आ रही है। दूसरा, निश्चित तौर पर अब थोड़ी सी छूट इसलिए भी ऋतु है कि इस समय के अंतिम संस्कार में, क्योंकि जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर अवेयर हुए हैं कोरोना को लेकर, वो साफ सफाई को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर वो अवेयर हुए हैं और मास्क लगाकर सामने है। तो निश्चित तौर पर तमाम जो दिशा निर्देश हैं उनका जो पालन है वो आम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस समय अंतिम संस्कार के लिए जिस जगह को यहाँ पर चुना गया है, वहाँ पर भी ये कोशिश की गई है कि जो सोशल डिस्टेंस है, जो लोग खासतौर से उस परिसर में मौजूद हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर पाएं। लेकिन हम कहेंगे कि जितने बड़े पैमाने पर जन सैलाब उभरा है, जितने बड़े पैमाने पर जन सैलाब यहाँ पर पहुंचा है, पुलिस प्रशासन को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए। पुलिस प्रशासन को काफी चुनौतियां पेश आ रही हैं ताकि कोरोना काल में जो तमाम दिशा निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनका पालन किया जाए। लेकिन इतना भी हम कहेंगे कि जो भी यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो जन समुदाय आपको दिख रहा है, वो खुद पहले से ही दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है, मास्क लगा कर है और हैंड सैनिटाइज लगातार कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा जो कोरोना काल में। यही कि सरकार ने थोड़ी सी रियायत भी दी है, क्योंकि लोग अब पहले से ज्यादा अवेयर हुए हैं। जी नीरज, अंतिम बधाई के जो ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं उसमें वर्दी में जो सेना के जवान, बिहार रेजिमेंट और क्या एयरफोर्स के भी जवान इसमें शामिल हैं? तो बिल्कुल शामिल हैं, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और इस समय अगर आप देखें, जो सेना के जो लोग हैं वो उस अंतिम संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ाते हुए, और जो फ्लैग है जो उनके शरीर पर फ्लैग रखा हुआ था, हमारा तिरंगा, उसको लेके जाते हुए, तो ये बताता है कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और अब कुछ ही समय है उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो अब हम लोगों के और खासतौर से बिहार के बीच में नहीं है, जो हमेशा से बिहार की भलाई के लिए, बिहार की उन्नति के लिए,
बिहार के विकास के लिए लगातार काम करता रहा, लगातार उनको आगे ले जाने के लिए पहल करता रहा। तो निश्चित तौर पर आज पूरा एक जन समुदाय है वो गमगीन माहौल में है और अपने लोकप्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में। और आपको बता दूं ऋतु कि इस समय बहुत ज्यादा जो गर्मी है वो है, यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी पैमाने पर जो लोग और जो जन समुदाय आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं गिला नहीं है और अपने लोकप्रिय नेता के दर्शन करने के लिए आप खड़ा हुआ है। वो इन पलों को अपने मन के अंदर, इन पलों को अपने मस्तिष्क के अंदर कैद कर लेना चाहता है कि एक ऐसा नेता जो हमेशा से उनकी भलाई के लिए काम करता रहा, एक ऐसा नेता जो हमेशा से उनकी भलाई के लिए बात करता रहा, वो अब उनकी बीच में नहीं है। जी नीरज, पूरे राज्य के सम्मान के साथ रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। हमने देखा राष्ट्रीय ध्वज को तय करके अभी उनके पुत्र और उनकी पत्नी को थमाया है। अब नीरज, हम कल से लगातार देख रहे हैं और खासकर ये जो दृश्य, जो कैमरे के फ्रेम से इतर जो दृश्य है, यानी कि जो जन सैलाब है, जो लोग दूर दूर से आए हैं, उस बारे में हम चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं। और हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम नेता पहुंचे हैं। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा ऐसा नेता नहीं है जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं है। एयरपोर्ट से लेकर ऋतु अगर देखें कि कल जब उनके शरीर को पटना लेके आया गया था, एयरपोर्ट पर भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता थे वो वहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद बिहार विधानसभा में उनके पार्थिव शरीर को लेके आया गया। उसके बाद भी तमाम जो विधायक थे, तमाम मंत्री थे, इसके अलावा तमाम बड़े जो अधिकारी जो लगातार इनके साथ काम करते रहे हैं, पहले से जिस तरह का उनका लगाव रहा है, तो वो भी हमें वहाँ पर देखने को मिला। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री खुद पटना एयरपोर्ट पर भी मौजूद थे और इसके अलावा बिहार विधानसभा में भी मौजूद थे। उसके बाद इनके पार्थिव शरीर को जब पार्टी कार्यालय लेके जाया गया, उनके घर पर लेके जाया गया, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रोडों पर खड़े दिखाई दिए अपने नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए। और यही कारण है कि कई बार जो कार्यक्रम है वो काफी डिले भी हुआ। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 12:30 बजे का आधिकारिक समय था उनके अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन इस समय 4 बजे से भी ज्यादा का समय हो गया है। तो आप समझ सकती है कि किस तरह की शख्सियत रही है राजनीति में। और ऋतु, आपने तो खुद बिहार इलेक्शन भी कवर किया है, आप काफी घूमी भी है इनके साथ। जिस समय हम लोग बिहार इलेक्शन कवर कर रहे थे तो आप खुद समझ सकती हैं कि ये रामविलास पासवान इस तरह की शख्सियत रहे थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं वो पत्रकारों से दूर बात करते थे, लेकिन रामविलास पासवान एक ऐसी शख्सियत थी जो पत्रकारों को अपने पास बुलाती थी। और जब एक बार मैंने इनसे जब ये सवाल पूछा कि सर तमाम जो लोग नेता हैं वो हमेशा पत्रकारों को दूर रखते हैं, लेकिन आप हमेशा पत्रकारों को अपने पास बुलाते हैं, तो वो ये कहते थे कि पत्रकार एक ऐसी कम्युनिटी है, पत्रकार एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा से लोगों की समस्याओं के बारे में बात करता है, हमेशा से लोगों की उन समस्याओं के बारे में नेताओं को, लोगों को बताता है कि जो वास्तव में पीड़ित लोग हैं, वास्तव में जो उपेक्षित लोग हैं, और अगर उनकी मुझे जानकारी मिलती है और उनके लिए अगर कुछ काम हम कर सकते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। और ऋतु, जब आप बिहार इलेक्शन में घूमी होंगी तो आपने इस तरह का व्यक्तित्व जरूर देखा होगा, क्योंकि आप भी रामविलास पासवान की कई बार मिली थी। जी नीरज, 70 के दशक की राजनीति नीरज ऐसी रही जिसने भारत की एक तरह से कह सकते हैं राजनीति को एक दिशा दी, और जिसमें खासकर विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है उस वक्त की राजनीति में। और रामविलास पासवान सरीखे तमाम वो नेता उस राजनीति के वो चेहरे थे जो ज़मीन से जुड़े रहे, जिन्होंने जनसंपर्क और लोगों के साथ अपना एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो सिर्फ राजनीति तक कभी सीमित नहीं रहा। और यही कारण रहा कि लोक जनशक्ति पार्टी की 2000 में स्थापना के बाद भी वो शायद सिर्फ स्थानीय राजनीतिक पार्टी के तौर पर बिहार तक सीमित नहीं रहे। रामविलास पासवान एक तरह से कह सकते हैं कि मरकज में यानी कि केंद्र की सियासत में भी एक बड़ा नाम हमेशा रहे हैं। बिल्कुल बड़ा नाम रहे हैं, और यही कारण है कि उन्होंने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, क्योंकि उनकी अगर हम ऋतु राजनीति को देखें एक अलग तरह की राजनीति है। उनकी जो छवि है निश्चित तौर पर एक बड़े दलित नेता के तौर पर उभरी है, लेकिन अगर आप उनके कार्यों को देखें, आप उनकी राजनीतिक विचारधारा को देखें, तो उन्होंने जिस तरह के जो कार्य हैं वो किए हैं देश के अंदर, इसके अलावा बिहार के आम लोगों के लिए, और उस आम लोगों में हर वर्ग का, हर कम्युनिटी का व्यक्ति आता है। यही कारण है कि वो लगातार केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। उनका ये मानना था
कि बिहार के लोगों के लिए तभी काम किया जा सकता है, बिहार के लोगों के लिए तभी ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सकता है कि जब आप सरकार के साथ रहें। और यही कारण है कि उनकी राजनीति में कभी विरोध आपको देखने को नहीं मिला। यही उनकी राजनीतिक विचारधारा इस तरह की उदार थी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ वो सामंजस्य बैठा लेते थे। उनके आंदोलन इस तरह के थे कि जिसमें आपको ठहराव नहीं दिखाई देगा, जिसमें आपको टकराव नहीं दिखाई देगा। और यही कारण है कि उनके सामने एक ही मोटिव रहता था, उनके सामने एक ही उद्देश्य रहता था कि जो आम लोग हैं, जो गरीब पिछड़े लोग हैं, उनकी भलाई के लिए कैसे काम करना है, उनके विकास के लिए कैसे काम करना है, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। यही कारण है कि विचारधारा में विरोध के बावजूद भी टकराव उनको नहीं देखने को मिला, टकराव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका नहीं देखने को मिला। और यही कारण है कि आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिहार के वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपना संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन अपने इस नेता को जो हमेशा से बिहार के लिए विमर्श करता रहा, जो हमेशा से बिहार के लिए विचार करता रहा, जो हमेशा से बिहार के आम लोगों के लिए काम करता रहा, वो आपको दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या में जन सैलाब के रूप में। और कैमरे की भी एक क्षमता है हम इन दृश्यों को अगर देखें तो ये कैमरे का एक पार्ट है, अगर हम चारों तरफ देखें इससे कहीं ज्यादा संख्या में जो आम लोग हैं वो मौजूद हैं अपने लोकप्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने के। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आप कह रहे हैं और लगातार जो हम देख रहे हैं ये भी दृश्य जो हैं वो भावुक करने वाले दृश्य हैं। जिस तरह से लोग अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने आए हैं। अब नीरज, हालांकि ये मौका राजनीति पर बात करने का नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार के लोगों के लिए और उन्हें राजनीतिक रूप से बड़ा परिपक्व भी कहा जाता है। आम जनता की अगर बात करें और जो एक राजनीतिक रुचि वहाँ पर आम जनता की है, उसे देखते हुए भी ठीक चुनाव से पहले रामविलास पासवान का जाना लोगों में कहीं ना कहीं एक उस तरह की निराशा भी पैदा कर रहा होगा कि एक नेता ऐसा जो उनकी आवाज़ को मजबूती से सिर्फ बिहार तक ही नहीं केंद्र तक बुलंद करते थे, वो अब उनके बीच नहीं रहे। देखिए बिल्कुल ऋतु, क्योंकि वो हमेशा से अगर आपने देखा होगा कि केंद्र में जरूर सक्रिय रहे, लेकिन जब भी उनको मौका मिलता था वो हमेशा बिहार चले आते थे और पटना में तमाम जो लोग हैं उनके साथ उनका संपर्क रहता था। खगड़िया में तमाम विकास के जो कार्य हैं वो लगातार वो कराते रहते थे। पिछले कुछ समय से लगातार जब उनकी तबीयत खराब रह रही थी उस समय वो खगड़िया नहीं जा पाए, लेकिन अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वो वहाँ के विकास के कार्यों की लगातार समीक्षा करते रहते थे, विकास के कार्यों को लगातार देखते रहते थे। हाजीपुर का एक गांव है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। उस गांव को रामविलास पासवान ने आदर्श गांव के तौर पर उसको अपनाया था। अकबरवादी मलाई वो गांव है, अकबरपुर मलाई, उस गांव को आदर्श गांव के तौर पर उन्होंने अपनाया था। उसमें विकास के तमाम कार्य भी किए थे। उनकी छवि किस तरह की थी आप समझ सकते हैं कि जब उस गांव के लोगों को ये पता लगा कि उनका लोकप्रिय नेता उनके बीच में नहीं रहा है तो उनके घरों में नहीं जलाए। वहाँ के कई लोग ऐसे थे जो यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए शामिल होने के लिए उस गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं, और उन लोगों का ये कहना है कि हमारे घरों में तभी चूल्हा जलेगा जब हम यहाँ से अंतिम संस्कार रामविलास पासवान जी का अंतिम संस्कार करने के बाद अपने गांव पहुंचने के बाद ही उनके घरों में चूल्हा जलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की शख्सियत रही है, किस तरह की छवि रही है राजनीति रूप से उनकी, और लोगों के बीच में उनकी जो छवि है उसको निश्चित तौर पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं उनके सामने भी ये चुनौती रहेगी कि रामविलास पासवान को जिस बड़ी संख्या में जो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है, क्योंकि ये बताता है कि वो जमीनी स्तर का नेता है, ये बताता है कि उसने उन विषम बिंदियों पर अपने रास्ते को तैयार किया है जो रास्ता गरीबों, दलितों और जो पिछड़े लोग हैं उनकी भलाई के लिए था। और यही चुनौती अब इन लोगों की होगी, क्योंकि आप देखें कि बिहार, अगर हम स्टेट को भी देखें तो दूसरे जो राज्य हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वो बिहार जो स्टेट है वो उतना डेवलप नहीं है। आज भी विकास के तमाम कार्यों की जरूरत है यहाँ पर, आज भी विकास के तमाम जो कार्य हैं वो यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। तो इन विकास के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाना, इन विकास के कार्यों को लगातार करते रहना और यहाँ के लोगों के लिए काम करते रहना, ये चुनौती यहाँ के राजनेता हैं उनके सामने भी होगी, और इनकी जो राजनीतिक विरासत संभालने वाले चिराग पासवान उनके सामने भी होगी कि वो पिता की खींची गई लकीरों से आगे लकीर खींच कर दिखाए, पिता के जो द्वारा जो रास्ता बनाया गया है उस रास्ते पर आगे चल सकते हैं। Neeraj, so we can understand that, Ramvilas Paswan
took everyone along with him, and that is the kind of politics that one sees in his journey. But when we look forward, we look ahead and we see Chirag Paswan now taking over. Would that be the same kind of, political legacy that has to be taken forward? Because, or would we see that, the LJP sees an opportunity to become a larger party in Bihar at this time? Because there's a lot of, sentiment that is developed around Ramvilas Paswan. देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ा नेता जब जाता है तो एक भावनात्मक रूप से जरूर जो लगाव है वो राजनीतिक विरासत संभालने वाले लोग हैं उनको मिलता है, लेकिन आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप भावनात्मक रूप से ही केवल आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपको जिन तरह के कार्य रामविलास पासवान ने किए हैं उस तरह के कार्य आम लोगों के बीच में जाकर करने होंगे। उन लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि जिन रास्तों को रामविलास पासवान ने इन पिछड़े और गरीब लोगों के बीच में तैयार किया है, उन रास्तों को आप सड़क बनाएंगे, उन रास्तों को आप और बेहतर करके लेके जाएंगे। तो इस तरह का जो विश्वास है वो आपको, जो आम लोग हैं वो उनके बीच में जाके आपको दिलाना होगा। और यही मैं आपको बोल रहा था मार के, यही चुनौती जो चिराग पासवान है उनके सामने भी है। लेकिन चिराग पासवान की अगर हम देखें कि 2014 का जब इलेक्शन हुआ था और चिराग पासवान ने जिस तरीके से पार्टी के अंदर सक्रियता निभाई थी, जिस तरीके से पार्टी को वो आगे लेके गए थे, पिछले कुछ समय से रामविलास पासवान की जब तबीयत लगातार खराब हो रही थी तो उस समय पूरी पार्टी चिराग पासवान ही उस तरीके से हैंडल कर रहे थे। तो लगातार न केवल पार्टियां में सक्रिय रहे बल्कि पिता का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी वो लगातार सक्रिय रहे। और एक बार रामविलास पासवान ने इस बात का जिक्र भी किया था कि चिराग पासवान ने उनको बचा लिया, यानी कि राजनीतिक रूप से रामविलास पासवान ये समझ चुके थे कि चिराग पासवान एक सही रास्ते पर जा रहे हैं। चिराग पासवान जो पॉलिटिकल विचारधारा जो तैयार कर रहे हैं वो बिहार के लोगों की भलाई के लिए है। यही कारण है कि चिराग पासवान जब बात करते हैं तो फर्स्ट बिहार की बात करते हैं और उसी विरासत को वो आगे लेके जाने की बात करते हैं। तो अब फिर देखना होगा, क्योंकि इस समय अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है बिहार के इलेक्शन में, बिहार के वोट पड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो उस स्थिति में चिराग पासवान कितना आगे बढ़ पाते हैं, पिता के द्वारा खींची हुई लकीर को कितना आगे लेके जा पाते हैं, ये चुनौती होगी। और हम कह सकते हैं कि जिस तरह का जन सैलाब यहाँ पर मार्च में उमड़ा हुआ है, जिसमें तमाम समुदाय के लोग हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं, तमाम वो लोग हैं जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, तो वो यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो लोग उमड़े हुए हैं वो जरूर बताता है कि आज भी रामविलास पासवान का जो विचारधारा है, रामविलास पासवान की जो छवि है वो समाज के हर वर्ग में है। और अगर इस छवि को चिराग पासवान बरकरार रखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको पॉलिटिकली फायदा होगा। जी नीरज, जो दृश्यों में दिखाई दे रहा है, एक बड़ा जन समुदाय, हाथों में लोगों के लकड़ी के टुकड़े भी हैं। हम चाहेंगे कि इन दृश्यों को शायद जो लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं वो इन दृश्यों को कैसे समझें, वहाँ के दृश्य के बारे में चाहेंगे कि आप थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, ये तमाम वो लोग हैं, परिवार के लोग तो ऋतु है ही हैं, इसके साथ साथ ये आम वो लोग हैं जो अंतिम संस्कार के समय, जिस समय उनके पार्थिव शरीर को जलाया जाएगा, तब इस लकड़ी को वो अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उस चिता पर रखेंगे। तो ये बताता है कि वो हर अंतिम क्षण तक अपने लोकप्रिय नेता के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि परिवार के लोग तो ऋतु आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कैमरे में, बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो लकड़ी लेकर इस कैमरे के दृश्यों से भी बाहर है। यानी कि जब यहाँ से लोग चले जाएंगे तो वो उस समय यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण है कि वो लोग अभी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और इतनी गर्मी के होने के बावजूद भी यहाँ से हिले नहीं है। तो ये बताता है अपने लोकप्रिय नेता को लेकर उनके मन में कितनी श्रद्धा है, अपने लोकप्रिय नेता को लेकर कितना उनके अंदर में कितना है कि हर अंतिम क्षण तक अपने मन में बैठा लेना चाहते हैं। उस अंतिम क्षण में अपने नेता के जो दर्शन है वो कर लेना चाहते हैं। तो इस कैमरे के अलावा भी एक बड़ी दुनिया है ऋतु, जो दृश्य आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस कैमरे के लेंस से अलग हो गए हैं। We also joined by Yogesh Sheetal, who is giving us inputs, further inputs. Yogesh, we are seeing a whole sea of humanity there. So obviously one can see that Ramvilas Paswan has left a big legacy
He's a hugely popular leader. He was one. And when you have spoken to, a lot of supporters of the LJP, and how do they feel now about the future of the party? First of all, Mark, what we are witnessing here at Digha Ghat, this is definitely the first time. We have just involved in some locals. They are saying that they have never seen such a gathering in the past, and this is the first time that they are witnessing such a large gathering here, which apparently, which I think obviously, this is how this leader was popular among the people of Bihar, and not only Bihar, beyond Bihar also. So this is there are lots of people, sea of people, as we are witnessing since morning, that when the body was there, when the mortal remains were there at his residence in Krishnapuri, and now we are witnessing number of people. Entire, I think, this part of Patna is completely, locked by the traffic, because the entire traffic is now halted. There are a number of vehicles you can see on the road, and all people want to just have, a last glimpse of their beloved leader. They are, they were in church for several decades. I think 4 or 5 decades. Ramdas Paswan was one of the prominent figures in Bihar politics as well as in national politics. Now the state honor is according to him, will be according to him, and we can expect that in next 10 to 15 minutes the cremation would be taking place here. Also, at here was rightly mentioning that he was not only popular in this particular area where he belongs to, but also the entire country. We know that he was very popular, and he basically he consolidated Dalits basically, a few decades back when Dalits were facing number of problems, social problems. Political representation was one of the key concerns for the Dalits. So he prominent figure who just secured a place in national politics as a Dalit leader, and he was recognized as a Dalit leader. So now he is being cremated, the state honor is to be accorded to him, and at any point in time we can expect that the final cremation will be taking place here. So he represented the disadvantaged sections of society, took them along, and gave them a voice for the disadvantaged. And also, I mean, he held portfolios that are very closely associated with delivering justice. In that sense, he was the Labour Minister when he first became a minister in the VP Singh government way back in 1989. He was currently the Food and Public Distribution Minister. So we have Neeraj on the line. Yogesh's line was unfortunately cut away at this time. So Neeraj, put that into context for us again. You see, the fact is that he is associated with bringing up the people from the disadvantaged sections, and he also held portfolios that were very close to those particular interests to be able to achieve that. बिल्कुल मार्च से जिस तरह का मंत्रालय उनका था, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जैसे लोग हैं उनके लिए वो कार्य कर सकते थे जो वास्तव में उनको जरूरत थी, और उन्होंने वो करके दिखाया भी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन्होंने उनकी भलाई के लिए काम किया, उनके जो खाद्यान्न की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोशिशें की। लगातार वो सक्रिय रहे कि जिस बड़े पैमाने पर जो सरकार के द्वारा जो खाद्यान्न पहुंचाया जाता है, सरकार के द्वारा जो अनाज पहुंचाया जाता है, एक बड़े वर्ग होता है मिडिल मैन का, वो उस अनाज को और उस खाद्यान्न को गायब कर देता था और जो लोग हैं उन तक वो नहीं पहुंच पाता था। यही कारण है कि उन्होंने इस तरह की नीतियां बनाई, पीडीएस सिस्टम को इतना मजबूत किया कि ताकि हर गांव में, हर शहर में इस तरीके से वो सिस्टम काम करे कि अगर जो जरूरत के जो लोग हैं जिन तक खाद्यान्न पहुंचना है वहां आसानी से खाद्यान्न पहुंच सके। पहले बड़े पैमाने पर लोग फर्जी राशन कार्ड बनवा लेते थे, फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सरकार को बड़े पैमाने पर चूना लगाते थे, और जो आम लोग हैं उनका जो खाद्यान्न है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, और खासतौर से नापतौल में भी एक बड़े पैमाने पर जो करप्शन है वो देखने को मिलता था। तो इन सब चीजों पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया, उस सिस्टम को लगातार सुधार उसमें किया। तमाम जो लोग थे जो इस तरह के करप्शन को फैला रहे थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। इसके अलावा जो ईमानदार तरीके से जो लोग काम कर रहे थे उनको उन्होंने प्रोत्साहन दिया। पहले राशन कार्ड में बड़े पैमाने पर जो फर्जी राशन कार्ड की जो धांधलियां होती थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने बायोमेट्रिक सिस्टम किया था कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम जिस व्यक्ति का राशन कार्ड बना है उसी व्यक्ति तक वो राशन पहुंचे। तो इस तरह के जो तमाम कार्य हैं
वो रामविलास पासवान ने किए थे। और खासतौर से जब we can see also, Neeraj, you did mention about the biometric and digital India aspect as well. But he also he held the portfolio of communications in the Atal Bihari Vajpayee government. So you see, he has had a number of ministries which are in a way, let's say, revolutionary, transformational ministries, and he's been able to utilize them. We also saw that when he was the railway minister, you yourself were telling us a little earlier about how important that ministry was and how he had connected various parts of Bihar when he was there in that stint between in the United Front government between 1996 and 1998. So these as a minister, he held portfolios which he delivered on, and that was the reason why. And there has been no minister, who has been a minister for such a long period of time in the recent past. देखिए, बिल्कुल मार्ग के तमाम मंत्रालय उन्होंने संभाले, और जिन जिन मंत्रालयों को उन्होंने संभाला उन मंत्रालयों की बेहतरी के लिए उन्होंने लगातार कार्य किया। जहाँ तक संचार मंत्रालय की आप मार्ग बात कर रहे थे, संचार मंत्रालय में एक दौर ऐसा था कि टेलीफोन कनेक्शन के लिए आपको बड़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, बड़ी कह सकते हैं कि गुहार लगानी पड़ती थी, किसी प्रभावशाली व्यक्ति से फोन कराना पड़ता था, तभी जाकर टेलीफोन लगता था। और टेलीफोन का लगना एक ऐसा स्टेटस सिंबल था उस जमाने में, जैसा दौर रंगीन टीवी का आया था कि किसी के घर में अगर रंगीन टीवी होता था तो मानते थे कि वो बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है। तो इसी तरीके से जिसके घर में टेलीफोन होता था तो उसकी बड़ी वैल्यू होती थी। लेकिन वो वैल्यू इसलिए होती थी क्योंकि टेलीफोन लगवाने में तमाम तरह की मुश्किलें आती थी जो आम लोग हैं। रामविलास पासवान ऐसी शख्सियत थे, ऐसे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने उस टेलीफोन कनेक्शन को उस आम लोगों तक पहुंचाया जिसके लिए सपना होता था, क्योंकि उसके पास कोई जुगाड़ नहीं होती थी, उनके पास कोई सिफारिश नहीं होती थी, तो उनके घरों तक उन्होंने टेलीफोन लाइनों को पहुंचाया। तो इस तरह की शख्सियत थी, और बिहार के अंदर तमाम बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं। If I remember right, that was the time, Neeraj, when we had STD booths and people used to make their calls. They used to go out, and that also helped a lot of people get occupation in running one of these STD booths, which people used to line up before to make calls, and that was just before the mobile phones really took off in our country. One of the important aspects, and he was also there, when the mobile revolution was beginning to come in the communications ministry. हाँ बिल्कुल मार्क, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कम्युनिकेशन एक बड़ा माध्यम था, और न केवल बड़ी चुनौतियां थी उस कम्युनिकेशन को दूर करने के लिए। उस समय रामविलास पासवान लगातार सक्रिय रहे। आपने टेलीफोन बूथ देखे होंगे, एसटीडी देखे होंगे, यहाँ तक कि चलते फिरते उसमें तमाम तरह के बदलाव किए गए थे। चलते फिरते जो टेलीफोन बूथ है वो भी देखने को मिले, लेकिन ज्यादातर लगातार कोशिशें यही थी कि आम जो लोग हैं उनको सुविधा मिले, आम लोग हैं वो कम्युनिकेशन से आपस में जुड़ सकें, आम लोग हैं वो आपस में बात कर सकते, किसी तरह की परेशानी ना हो। तो कम्युनिकेशन को लेकर उन्होंने लगातार काम किया, और उसका जो काम है उनके द्वारा जो किया गया काम है वो दिखाई भी सामने दे रहा है कि आज हम जिस तेजी के साथ लगातार तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने जिन जिन मंत्रालय को संभाला, अगर हम रेल मंत्रालय की बात करें तो रेल मंत्रालय के अंदर भी उन्होंने कई सारे ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन किए जो आज हमको दिखाई देते हैं रेलवे के अंदर। जो आज रेलवे पूरे देश भर में हर कोने पर बिछी हुई है, जिस तेजी के साथ रेलवे लाइनों पर काम चल रहा है, जिस तेजी के साथ बिहार के अंदर रेलवे लाइनों पर काम चल रहा है, तो वो एक जो दिशा और दशा थी उसको उन्होंने तय किया था। और आज भी कई सारी परियोजना है जो बिहार के अंदर अभी भी रेलवे लाइन की जो परियोजना है वो चल रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश लगातार यही रहती थी कि जो भी मंत्रालय उनको मिले, उस मंत्रालय से ज्यादातर जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको उस मंत्रालय से कैसे लाभ मिल सकता है, उस मंत्रालय से कैसे योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंच सकती हैं, इसके लिए लगातार वो सक्रिय रहे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगातार उनके ऊपर एक विश्वास जताया था। उनको जिन मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई थी उन मंत्रालयों को उन्होंने बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया भी था। और कोरोना काल में एक जीता जागता उदाहरण मार्ग हमारे सामने है कि उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस। बिल्कुल नीरज, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं, इस समय हम देख रहे हैं कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ रामविलास पासवान जी को अंतिम विदाई दी जा रही है, और राजकीय सम्मान के तहत ही उन्हें सलामी दी जा रही है।
see a gun salute going on. Moments then we can see नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बेहद भावुक करने वाले ये क्षण होते हैं। चिराग पासवान मुखाग्नि देने के बाद लड़खड़ा गए, ये देखा जा सकता है। जैसे ये पल उनके लिए जीवन में कभी ना भूलने वाले पल की तरह से रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये वो पल है जिसमें परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे चिराग पासवान हो, परिवार के दूसरे लोग हैं, वो शायद उनके जीवन में कभी ये पल दूर नहीं हो पाएगा। और खासतौर से चिराग पासवान अपने पिता के इतने नजदीक रहे हैं। लगातार जब उनकी तबीयत खराब रही है, अस्पताल से लेकर घर तक हमेशा उनके साथ रहे, तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ा दुखद दिन है। और यही कारण है कि वो उनको बार बार संभालना पड़ रहा है। जो तमाम जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो चिराग पासवान को लगातार संभाल रहे हैं। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जिस समय अंतिम सांस ली थी रामविलास पासवान ने, तो चिराग पासवान ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि पापा नहीं रहे, लेकिन पापा आप जहाँ भी रहे, मैं हमेशा आपको देखता रहूंगा और हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपकी जो छत्र छाया है वो हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी। एक फोटो भी उन्होंने उस ट्वीट के साथ डाला था जिसमें रामविलास पासवान थे और बचपन का फोटो था चिराग पासवान का। तो आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान कितने अपने पिता से निकट थे, कितने उनके सनिध्य थे। लगातार वो हर जगह आपको जब भी दिखाई देते थे तो चिराग पासवान लगातार पिता के साथ रहते थे। और यही कारण है कि पॉलिटिकल पार्टियों के जितने भी तमाम निर्णय होते थे वो पिता से डिस्कस करते थे। उसके बाद जो अपनी पार्टी है लोजपा, उसके अंदर तमाम नेताओं के साथ उन बातों को डिस्कस करते थे। तो इस समय परिवार के लिए बिल्कुल गमगीन माहौल है। और न केवल परिवार के लिए बल्कि यहाँ पहुँचने वाले हजारों लाखों लोगों के लिए जो अंतिम जो दर्शन है वो करना चाहता है। और आप इस दृश्यों को देखें, निश्चित तौर पर चिराग पासवान को संभालना बड़ा मुश्किल था। परिवार के लोग बहुत मुश्किल से उसको संभाल रहे हैं, क्योंकि कल भी जब हमने देखा था तो रो रो कर बुरा हाल था उनका। और घर पर भी, और जिस समय बिहार विधानसभा पहुंचे थे, हर पल अपने पिता के साथ अंतिम समय तक चिराग पासवान रहे। किसी भी पल में उन्होंने अपने पिता को छोड़ा नहीं है कहीं पर भी। जब से उनका अंतिम सांस ली है तब से लेकर अंतिम संस्कार तक हर समय चिराग पासवान अपने पिता के साथ रहे हैं। और इस समय अगर आप देखें, मुखाग्नि उनको दी जा चुकी है और तमाम की संख्या में जो लोग हैं गमगीन हैं और अपने नेता का उनसे दर्शन करना चाहते हैं। अपने नेता के लिए भावभीनी जो विदाई है वो यहाँ पर दे रहे हैं परिवार के साथ साथ तमाम समुदाय के लोग भी। It's indeed a very sad moment for the family members and for all the well-wishers and people who were very close and held an emotional bond with Ramvilas Paswan, and we can see that emotions have
are quite overwhelming at a time like this. The last goodbye, and people really unwilling to let go in a sense. And it's very difficult to understand the reality of losing somebody close to you. So these are the kind of things that in the minds of Chirag Paswan and other people and other members of the family who are bereaved at this time. We also see that people, are overwhelmed with emotion. They obviously hold Ramvilas Paswan very close to their heart, a person whom they could rely on for their help, for things that were necessary, because what is a political leader at the end of the day if he is not somebody who is able to facilitate the needs of the people in his constituency and is accessible to them. And we can see that Ramvilas Paswan obviously was very accessible to the electorate, the people who voted him to power many times, and they have acknowledged that in their coming over here, and they feel very strongly about it. They are bidding him a final goodbye. नीरज, रामविलास पासवान एक बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने न सिर्फ बिहार की राजनीति को एक तरह से कह सकते हैं कि एक नई दिशा दी, बल्कि यहाँ के लोगों को भी और साथ ही साथ देश भर में भी एक खास समुदाय के लोगों को उनके साथ जो एक तरह से शोषण हो रहा था उसकी एक बड़ी आवाज़ बनकर भी रामविलास पासवान उभरे। आगे की चुनौती निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए रहेगी, लेकिन आज जिस तरह से कल से लेकर आज तक कह सकते हैं पिछले 48 घंटे में जो हमने देखा रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देने, अंतिम विदाई देने, जिस बड़े संख्या में पूरे बिहार से लोग मौजूद हुए, तमाम ज़िलों से इस कोरोना के दौर में वो पहुँचे हैं और अभी भी हम इस समय देख रहे हैं दीघा घाट पे जो बड़ा हुजूम दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से उनकी हिम्मत को भी बढ़ा रहा होगा, उनको ढांढस बंधा रहा होगा इस संकट की घड़ी में। बिल्कुल ऋतु, पूरा दीघा घाट अगर हम देखें तो पूरा दीघा घाट जुड़ा हुआ है धरती के पासवान पास। इस तरह के जो नारे हैं वो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हों, परिवार के लोग हों, या वो लोग जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन इस नारे के साथ जरूर जुड़े हुए हैं, इस पासवान के साथ जरूर जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो पासवान है जो हमेशा उनके लिए काम करता रहा है। और निश्चित तौर पर ये गंभीर दृश्य है परिवार के लिए भी और जो तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए भी। और ये दृश्य बताता भी है जो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग हैं, तो बिहार में एक कह सकते हैं जो नई पीढ़ी पॉलिटिकल पार्टी की आ रही है उनके लिए भी ये एक दृश्य है कि किस तरह से जो लोग हैं आज भी अपने नेता के साथ खड़े रहते हैं, कि उस नेता के साथ जो जमीन स्तर से उसके साथ खड़ा रहता है, जो जमीनी स्तर पर उनकी भलाई के लिए काम करता है। तो जो भी नए पीढ़ी के जो लोग आ रहे हैं उनको भी एक कह सकते हैं कि इन दृश्यों से काफी कुछ सीखने को मिलेगा ऋतु, क्योंकि अगर वो इस तरह के कार्य करेंगे, अगर वो इस तरह के जनता के बीच में जाकर इस तरह के कार्य करेंगे तो जो सम्मान आज रामविलास पासवान को मिला हुआ है वो ही सम्मान उन नेताओं को भी मिलेगा जो इस तरह के कार्य करेंगे। लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि ऋतु, रामविलास पासवान के जाने के बाद एक ऐसा शून्य बिहार की राजनीति में आया है, एक ऐसा उदारवादी दलित उदारवादी चेहरा जो बिहार की राजनीति से चला गया है, जो सबके लिए सुगम्य था, जिसके दरवाजे सबके लिए खुले थे, जो सबके दरवाजे पर जा सकता था, ऐसा नेता से चला गया है। तो उस शून्य को भरना बहुत बड़ी चुनौती होगी, उस शून्य को भरना इतना आसान नहीं होगा। Indeed, we can see that there's a spontaneous outpouring of emotions, of thanks, of gratitude, of a feeling of not wanting to let go. But when we understand this whole emotion, we can see that there is also a big void, isn't it? A big hole in a sense that has been created, Neeraj, by the departure, a big vacuum that has been created by the departure of a leader of the stature of Ramvilas Paswan.
How do you think Bihar will fill that gap? देखिए बिल्कुल मैं वही जिक्र कर रहा था मार्क कि उस गैप को भरना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने नेता के लिए, ऐसे लोकप्रिय नेता के लिए जो आज जन सैलाब आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा बहुत ही कम जन सैलाब देखने को मिलता है किसी भी नेता के लिए, और खासतौर से उस नेता के लिए जिसने राजनीति जरूर स्टेट से शुरू की है, लेकिन वो पिछले कई दशक से जो सेंटर है उसकी राजनीति में सक्रिय रहा हो, तो उसका इस तरह से लगाव, जनता के बीच में इतना प्यार, ये निश्चित तौर पर बताता है कि उस वैक्यूम को भरना आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती होगी जो नई पीढ़ी है उसके लिए। और कह सकते हैं कि ये लगाव ही बताता है कि रामविलास पासवान ने बिहार के लोगों के लिए किस तरह के कार्य किए, बिहार के हर समुदाय के लोगों के लिए काम किए, क्योंकि यहाँ पर मार्ग कोई पॉलिटिकल पार्टी के, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है या सिर्फ परिवार के ही लोग नहीं है, ये बिहार के वो लोग हैं जो अलग अलग बिहार के हिस्से से आए हैं, जो अलग अलग समुदाय से आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अपने आप को संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर रामविलास पासवान के अंतिम दर्शन करने के लिए, तो ये बताता है कि वो किस तरह की राजनीति को लेकर जिए हैं, किस तरह की राजनीतिक विचारधारा को लेकर आगे चले हैं, किस तरह की राजनीतिक सोच उनकी रही है। वो ऐसी सोच रही है राजनीतिक जिसमें जनता की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके, जनता के उद्धार के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा विकास की योजनाएं बनाई जा सके, ताकि उसका जो लाभ है वो लोगों तक मिल सके। यही कारण है कि तमाम मंत्रालय में रहने के बावजूद भी वो हमेशा से उन कार्यों को करने में प्राथमिकता देते रहे जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन कार्यों की जिन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है विकास के उन पैमानों की, जो आज भी कहीं ना कहीं पीड़ित है, जो आज भी कहीं ना कहीं वंचित है, तो वो लगातार सक्रिय रहे और इस वैक्यूम को भरना जो नई पीढ़ी है। But Neeraj, you know, one can look at this in political terms. You've covered politics for a very long time and see that this is a political opportunity for the LJP to grow as a party, because one can see that, you know, the leader has won the admiration of the people, and this has to be consolidated on, because and it has to be taken forward, and that falls on Chirag Paswan to do. But you know, if one looks at the party of the LJP, does it have that ability to, you know, cash or to take advantage of this situation? नीरज, अगर इसको इसी में अगर ये हम शामिल करना चाहेंगे या इसको इस तरह से रखें कि आज के सूर्यास्त के साथ पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे अब से और थोड़ी देर में रामविलास पासवान, लेकिन इस सूर्यास्त के साथ ही उन्होंने अपने जाने के बाद इस पार्टी में एक ऐसा युवा दलित नेता जरूर तैयार किया है, क्या ये कहा जा सकता है, जो उन वंचितों शोषितों की उस आवाज़ को बुलंद करेगा, उनके जो तमाम मसले थे जिन्हें अभी तक रामविलास पासवान हमेशा से तरजीह देते रहे, उठाते रहे, उसका हल ढूंढते रहे, उसी लाइन में उसी तरफ काम करेंगे चिराग पासवान? देखिए बिल्कुल उसी तरीके से काम न केवल करेंगे बल्कि उनके सामने ये मजबूरी भी है कि जो पिता की जो एक छवि है, काम करने वाली जो छवि है, उस छवि को बरकरार रखें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतना बड़े पैमाने पर जो जनसैलाब उमड़ा है, उस जनसैलाब को चिराग पासवान भी देख रहे होंगे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं है, क्योंकि इन लोगों में हजारों लाखों की संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये बताता है कि चिराग पासवान को उस दिशा में और उस रास्ते पर ही चलना होगा जिस रास्ते को रामविलास पासवान ने तैयार किया है, जिस रास्ते को रामविलास पासवान ने बनाया है। क्योंकि अगर हम रामविलास पासवान की पूरी राजनीति देखें तो उस राजनीति में उन वंचित लोगों का सबसे कह सकते हैं कि साथ रहा था रामविलास पासवान का, कि उन लोगों को हमेशा से वो आगे लेके गए थे। और रामविलास पासवान भी जब राजनीति की बात करें और उस राजनीति में एक कदम वो आगे ले जाते हैं, अपनी कथा से एक कदम आगे ले जाके बिहार फर्स्ट की बात करते हैं। और बिहार फर्स्ट की जब वो बात करते हैं तो उस बिहार फर्स्ट में हर कम्युनिटी का आदमी है, उस बिहार फर्स्ट में दलित भी है, उस बिहार फर्स्ट में वंचित भी है, उसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है। तो चिराग पासवान उस लेगेसी को और उस रास्ते को कदम और आगे लेके जाते हैं। और यही कारण है कि 2014 में रामविलास पासवान ने इस बात का जिक्र किया था कि चिराग पासवान ने उनको संभाल लिया है। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जिस तरह का लगाव
रामविलास पासवान के साथ बिहार के लोगों का रहा है। अगर उसी लगाव को वो बरकरार रखते हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी ताकत बनकर जो चिराग पासवान है सामने उभर सकते हैं। We were showing you visuals a little while earlier, just a short while ago, the visuals of the last rites being performed for Ramvilas Paswan, and these are again live visuals from the Digha Ghat in the Janardhan Ghat in Digha, Patna. जी हाँ, हमने देखा किस तरह से कल जब इनका पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो रात 10:30 से 11 बजे तक पार्टी कार्यालय पर लोगों का हुजूम दिखाई दिया। फिर सुबह घर में भी जब इनका पार्थिव शरीर मौजूद था वहां भी लगातार राजनेताओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन उसके अलावा आम जनता का और खासकर बिहार के हर कोने से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले पहुंचे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। और यही कारण रहा कि लोगों का हुजूम इतना था कि लगातार उनके अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार में जो धीरे धीरे देरी होती रही, क्योंकि लोग इतनी बड़ी संख्या में उनके घर पर भी मौजूद थे कि वहां से निकलना संभव नहीं हुआ। अब से थोड़ी ही देर पहले चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी है और रामविलास पासवान अब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। And we can see that these visuals also tell us that there is a great deal of love and affection for the leader, and we also see, at a time like this, one begins to think about the questions. In fact, that Chirag Paswan in his tweet had said, "Wherever you are, Papa," so that wherever you are is a question that's on people's mind. Where are you at this time? And that goes through everyone's mind at a time like this. But there is the hope and the belief that, the spirit and the power continues, and it goes on to help the party move forward. Neeraj, can you tell us a little bit about, the occasion and what people are feeling? Describe the emotions for us a little bit. बिल्कुल मार्क, जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है उस दृश्य में वो आम लोग ही हैं। आपको जो नेता हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, और जो आम लोग हैं वो अपने लोकप्रिय नेता के पास खड़े हुए हैं, उनको पंचतत्व में लीन होते हुए देखना चाहते हैं। बड़ी संख्या में जो अलग अलग बिहार के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा दृश्य है जो नेता उनके बीच में रहा है, वो नेता आज उनके साथ छोड़ के चला गया है, वो नेता उनके पास नहीं है, क्योंकि अपने सुख दुख को लेकर अगर वो किसी के पास जाते थे तो रामविलास पासवान के पास जाते थे। चाहे वो खगड़िया जाते थे या पटना में जब भी रामविलास पासवान आते थे तो अपनी तमाम परेशानियों को लेकर उनके पास पहुंचते थे, और उन परेशानियों का जो हल है वो रामविलास पासवान निकालते थे। तो निश्चित तौर पर आज वो दुख जरूर होगा कि अगर बिहार के लोगों को अगर कोई परेशानी होगी तो वो उस दरवाजे पर कैसे पहुंचेंगे, जो दरवाजा 24 घंटे खुला रहता था, जो दरवाजा 24 घंटे लोगों के काम के लिए कार्य करता रहता था, वो ऑफिस जो 24 घंटे बिहार के दबे और जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए वर्क करता रहता। तो निश्चित तौर पर ये मलाल जरूर यहाँ पर लोगों को होगा। और यही मैं जिक्र कर भी रहा था जब ऋतु से भी बात कर रहा था कि चिराग पासवान के सामने भी ये चुनौती होगी कि पिता की इस विरासत को न केवल संभालना है बल्कि इस विरासत को आगे उस तरीके से लेके जाना है जिस तरीके के कार्य रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक करियर में किए हैं, अपनी राजनीतिक विचारधारा में जो सामने लेके आए हैं। और यही कारण है कि इस समय परिवार के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए, अपने नेता को पंचतत्व में लीन होते देखने के लिए। और निश्चित तौर पर आज ऐसा दिन है बिहार की राजनीति में कि वो जो शून्य पैदा हुआ है, किसी नेता को शून्य को भरना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नेता तमाम बन सकते हैं लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना, ऐसा नेता बनना वो कह सकते हैं कि असली नेता माना जाता है। और यही कारण है कि रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में इस भीषण गर्मी में, इस भीषण ह्यूमिडिटी में भी लोग टस से मसमे हुए लगातार खड़े रहे अपने नेता का अंतिम दर्शन करने के लिए। और अभी भी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भीड़ है, जो जन सैलाब है वो मौजूद है पंचतत्व में लीन होते हुए, देखते हुए अपने नेता को, जो लकड़ियां लेकर
कई किलोमीटर या कह सकते हैं कि कैमरे के दूसरे छोर में खड़े हुए थे ऋतु, वो लोग अब धीरे धीरे जा रहे हैं और उनकी चिता पर उन लकड़ियों को रख रहे हैं ताकि अंतिम जो यात्रा है उसमें वो अपने आप को शामिल कर सकें कि जो नेता उनके साथ हमेशा से शामिल होता रहा, ये जनता और ये वही लोग हैं, वो अपने नेता के साथ अंतिम समय तक भी शामिल रहे हैं। नीरज, आपने जो रामविलास पासवान के राजनीतिक सफर की जो तस्वीर खींची उसमें उनकी शैली की बात की, उस शैली में आपने कहा कि किस तरह से वो 1-to-1 कनेक्ट यानी कि तमाम लोगों के साथ सीधा संपर्क उनका होता था और वही एक बहुत बड़ा कारण रहा इतने बड़े एक तरह से समर्थन का, एक पार्टी को खड़ा करना, उसके साथ एक लंबे समय तक लगातार उसकी एक तरह से कह सकते हैं उसकी सक्रियता भी दिखाई देती रही है, तमाम सरकारों में मौजूदगी दिखाई देती रही है, वो सब एक कारण है। लेकिन जब चिराग पासवान के सामने क्या आज चुनौती दो बड़ी खड़ी है, एक तरफ आज के दौर में 70 के दौर से जिस समय और या 2000 के दौर में जब लोक जनशक्ति पार्टी बनी उसके बाद से आज समय बहुत बदल चुका है, आज इंटरनेट सोशल मीडिया का वक्त है, वो वक्त ऐसा था तो अभी तक पार्टी में दो ऐसे स्तंभ हुआ करते थे जिन्होंने अपनी एक शैली से लोगों के साथ 1-to-1 संपर्क कायम किया था और चिराग पासवान एक तरह से एक नए युवा एक तरह से कह सकते हैं 21वीं सदी की जो युवाओं की जो राजनीति है उसको रिप्रेजेंट करते थे। अब इस वैक्यूम को, इस कमी को चिराग पासवान को खुद अकेले ही भरना है, तो क्या ये बहुत बड़ी चुनौती इस चुनाव में लगती है या ये बड़ी चुनौती आने वाले समय में एलजेपी हमेशा बनी रहे तब वो बड़ी चुनौती दिखाई देती है? देखिए, इस चुनाव में तो उतनी बड़ी चुनौती नहीं दिखती है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है और रामविलास पासवान सक्रिय भी रहे हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोजपा के जो भी निर्णय हुए हैं चाहे वो चिराग पासवान ने लिए हों, लेकिन डिस्कस जरूर रामविलास पासवान के साथ उन्होंने किया होगा। 1-to-1 जिस तरह का संवाद रामविलास पासवान का देखने को मिलता था वो जब लोगों के बीच में जाते थे तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों से बात करके ही वो निकल आते थे। आप अगर 15 या 20 लोग उनके पास बैठे हुए हैं तो वो हर एक व्यक्ति से उनका हालचाल पूछते थे, हर एक व्यक्ति से जानते थे वो किस गांव का, किस शहर का है, किस लिए आया है, क्या परेशानी है, कोई समस्या तो नहीं है, या उसके पास किराया तो नहीं है, या उसने खाना खाया तो नहीं है। तो ये सारी जो बारीकियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो लगातार उनसे पूछते रहते थे और यही कारण है कि चिराग पासवान जब अपना जिक्र करते हैं तो युवा बिहारी की बात करते हैं। चिराग पासवान ट्विटर पर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लगातार ट्वीट करते रहते हैं। पिता की बीमारी को लेकर भी उन्होंने लगातार जो जानकारियां है वो जनता के बीच में दी थी। तो मुझको ऋतु ऐसा लगता है कि इन चुनावों में तो बहुत ज्यादा चुनौती नहीं होगी चिराग पासवान के सामने, लेकिन हाँ, आने वाले समय में उस छवि को बरकरार रखना, उस छवि को बनाए रखना, उन कार्यों को आगे लेके जाना और जिस तरीके से रामविलास पासवान जनता के बीच में रहते थे, जिस तरीके से 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते थे, जिस ग्रास रूट राजनीति को वो आगे लेके जाते थे, जिस ग्रास रूट राजनीति की वो बात करते थे, उसी तरीके से फॉलो करना वो एक चुनौती होगी चिराग पासवान के सामने, क्योंकि रामविलास पासवान ने निश्चित तौर पर गरीबी देखी है, रामविलास पासवान ने एक लंबा संघर्ष देखा है, वो संघर्ष चिराग पासवान ने नहीं देखा है। लेकिन अब उनको अगर रास्ता तैयार करना है तो वो संघर्ष करना पड़ेगा। आने वाले समय में लोजपा को अगर आगे लेके जाना पड़ेगा चिराग पासवान को, तो वो संघर्ष का जो रास्ता है वो अख्तियार करना होगा। जिस रास्ते की जो नींव है वो रामविलास पासवान ने रखी है। तो निश्चित तौर पर इन चुनावों में तो ऋतु हम बहुत ज्यादा जो परेशानियां वो नहीं देखते या बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं देखते, लेकिन हाँ, आने वाले समय में लोजपा का अगर बेहतर भविष्य करना है तो संघर्ष का रास्ता, जिस रास्ते को रामविलास पासवान ने चुना था वही रास्ता चिराग पासवान को चुनना पड़ेगा। तभी वो अपने पिता की विरासत को आगे लेके जाएंगे, तभी इस पिता के उस सपने को पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उनका एक सपना था बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बैठना। और जब उनसे इस बात को जब की गई उनसे ये बात कि क्या आप अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहेंगे, तो उनका ये कहना था कि ऐसा कौन पिता होगा जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहेगा। तो निश्चित तौर पर अगर उस पद पर पहुंचना है तो संघर्ष का रास्ता जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनके बीच में जाके काम करना होगा, तभी वो उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो आने वाला समय जरूर उनके लिए चुनौती का होगा और संघर्षों का होगा अगर उनको इस रास्ते को एक अलग ऊंचाइयों पर लेके जाना है। तो Right, and we can see there very clearly, a huge void has been left, but there is the possibility that the LJP
will, be in a position to utilize this positively. I mean, in the political sense, it is a great outpouring of love and affection for Ramvilas Paswan. His memory now lives on. The nation has bid goodbye to one of its strongest leaders who stood tall on the political firmament for the last 50 years. Huge contribution in terms of time and in helping people, and we could see that despite the COVID times, people did not mind coming out in huge numbers. They had to come out. They had to come out to bid him farewell. And with that, we leave you. Thanks very much for being with us. Namaskar.